ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान 360 चैनल पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड courses from India's best educators. Prepare for all Rajasthan state exams with India's largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Get subscription. मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री और साथ में हिस्ट्री से नेट हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो इन अकेडमी का तो क्या मिलता है आपको? डेली लाइव क्लासेस, अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, एक प्रकार से कहा जाए तो अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी जा सकते हो जबकि क्लास चल रही है। स्ट्रक्चर कोर्सेज में क्या मिलेगा आपको? सारी जो कोर्सेज है ना वो एक ही लाइन में मिलेंगे अपने एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छी तैयारी करने में मदद करेंगे। लाइव टेस्ट और क्विज़ मिलेंगे जिससे आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना। मॉक टेस्ट भी होंगे। याद रखना अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना तो उसके बाद में आपको सारे हमारे जितने भी लाइव और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो आपके डिवाइस पर। अपने पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो अनअकैडमी के द्वारा फ्री प्लान भी लॉन्च किया गया है। चूज टू स्टडी फ्रॉम 15 प्लस टॉप एजुकेटर्स। क्या मिलेगा इसमें? 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउट क्लियरिंग, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज विद 20,000 प्लस क्वेश्चंस, डेली T20 फ्री लाइव क्विज यानी कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस। ठीक है ना। एशिया फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी है, इंडिया एंड राजस्थान इकोनॉमी है, साइंस है, राजस्थान जियोग्राफी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है। ठीक है ना। एसीएफ रिवीजन करने का ब्रह्मस्त्र है जिसमें फ्री रिवीजन कैंप लगेगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 25 डेज फ्री रिवीजन कैंप को। डेली गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, रिवीजन विद थ्योरी एंड लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव डाउट क्लियरिंग, लैंग्वेज हिंदी और सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आप अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और साथ में यूज DPS10 टू अनलॉक फ्री प्लान। ठीक है ना। यानी मेरा जो कोड है DPS10 वो यूज कीजिए फ्री प्लान लेने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको बस प्ले स्टोर में जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, बाद में आपको साइन अप करना है। ठीक है। तो फ्री क्लास और प्लस क्लास में फ़र्क ये है कि फ्री क्लास में तो आपको लिमिटेड सिलेबस को कवर होगा, लेकिन प्लस क्लास में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है ना। ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे फ्री क्लास में, जबकि प्लस क्लास में आपके अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। ओकेजनल PDF या नोट्स मिलेंगे आपको फ्री क्लास में, लेकिन प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड PDF या नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना। फ्री क्लास में आपको लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन प्लस क्लास में आपके सारे जो डाउट्स हैं ना वो टॉप एजुकेटर के द्वारा सोल्व किए जाएंगे। तो ये आपके सामने प्लान है। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। बढ़िया है 12 मंथ्स वाला जिसमें आपको 7,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड DPS10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी जो 7,000 का कोर्स है ना ये आपको पड़ेगा 6,300 रुपीज़ में। वैसे 24 मंथ्स का है। ठीक है ना। 24 मंथ्स का जो प्लान है ये 8,400 का है, लेकिन आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DPS10 तो आपको मिलेगा ये 7,560 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है। तो जल्दी कीजिए और
प्लान लीजिए। 12 एंड 24 मंथ्स का अच्छे प्लान है, जिससे आप लंबी तैयारी कर सकते हो और नौकरी पा सकते हो, वो भी सरकारी। तो अभी चल रहे हैं RPSC-RS फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2022। ये 12 महीने का है ड्यूरेशन इसका। ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और एंड होगा 5 फरवरी, मतलब अगले साल, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस के डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, साप्ताहिक क्विज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। RPSC-SI बैच कोर्स 2021 ये 5 महीने का है। स्टार्टिंग होंगे 15 फरवरी से और एंड डेट होगी 30 जून, जिसमें आपको मिलेगी कंप्लीट गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, साप्ताहिक क्विज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। रीट का भी चल रहा है, रामबाण कोर्स चल रहा है एक, जल्दी से लीजिए इस कोर्स को भी। रीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जो कोर्स है ये मतलब एक प्रकार से कहा जाए क्रेश कोर्स है, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग तो हो रहा है 15 फरवरी से और एंड डेट है इसकी 22 अप्रैल। तो रेट लेवल सेकंड में क्रेश कोर्स साइंस में, मैथ्स में, साइंस मैथ्स और सोशल स्टडीज़ का है। तो अभी ज्वाइन कीजिए। अल्टीमेट 3 मंथ्स क्रेश कोर्स को टॉप एजुकेटर से कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, रिवीजन एंड PDF नोट्स मिलेंगे आपको, लाइव डाउट क्लियरिंग होगी, लैंग्वेज हिंदी होगी, साप्ताहिक क्विज फॉर प्रैक्टिस भी मिलेंगी। अटेंशन और लर्नर अटेंशन, ध्यान दीजिए एक चीज़ का कि 1 मार्च से RPSC कैटेगरी सब्सक्रिप्शन पर कोड डिस्काउंट 10% से बदलकर 5% होने जा रहा है। अभी 10% डिस्काउंट के पाने के लिए कोड गेट RPSC10 का प्रयोग करें, जल्दी करें। नमस्कार, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे हिस्ट्री का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रीट, SI भर्ती और RS के लिए भी इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ में आपको उनके बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा, जिसके कारण ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलूचिस्तान में स्थित सिंधु सतलुज का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन है सोतुई, दूसरा है सूतका गेडोर, तीसरा है सूतका कोह, चौथा है बालाकोट, पांचवा है आमरी, छठा है डावरी कोट। बलूचिस्तान के बताने, तो देखो शॉर्ट गोई ये तो पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं, सॉरी अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। सूत का गेडोर, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद में ये नहीं है बलूचिस्तान, सिंध में। इसमें आपके ऑप्शन आएगा फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सूत का गेडोर, बालाकोट, आमरी और डाबरकोट। ये कहाँ पे पढ़ेंगे? पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वो भी कहाँ पे? बलूचिस्तान में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा फिर आपके? बी आ जाएगा। हड़प्पाई खुदाई में निम्न में से कौन से अवशेष वहां पर नहीं मिले हैं? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र और शंख का बना एक बैल मिला है, यहाँ से बालू पत्थर से बनी 2 मूर्तियां प्राप्त हुई जिसे शारीरिक संरचना का ज्ञान होता है, एक कांस्य दर्पण तथा कांसा का एक इक्का प्राप्त, सिक्का है ये, इक्का नहीं, कांसा का, हाँ इक्का है, इक्का, इक्का नहीं, इक्का, ठीक है। तो जैसे कि कांस्य दर्पण और कांस्य का इक्का ये प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटगोमेरी,
पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है। और ये सभ्यता कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। खोज की थी इसकी किसने? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये जो स्थल है यहाँ पर एक बर्तन ऐसा मिला है जिसके ऊपर मछुआरे का चित्र बना। ये तो सही है, फिर यहाँ पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे धूसर मूर्तियां प्राप्त हुई है, मतलब बालू पत्थर की होगी ना, बालू पत्थर धूसर एक ही तो बात होती है। ठीक है ना, ये मानवीय मूर्तियां हैं, बताती है कि इनका शारीरिक संरचना कैसी थी। सही है। एक कांस्य दर्पण भी मिला है यहाँ पे, और कांस्य की इक्का यानी खिलौना गाड़ी सी मिली है। तो यहाँ पे मतलब डी ऑप्शन भी सही है, भी कांस्य दर्पण तथा कांस्य का इक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यानी डी ऑप्शन इसमें सही है। सी भी सही है, भी यहाँ से बालू पत्थर से बनी दो मानवीय मूर्तियां मिली है, शारीरिक संरचना का ज्ञान होता है। ठीक है, और इसमें बी भी सही है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र और शंख का बना एक बैल मिला है। ये भी क्या है, इसमें करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी, सी और डी। लेकिन ए नहीं है, मतलब दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति यहाँ नहीं मिली है। दरअसल ये मिलेगी आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा। ठीक है ना, यदि अपना क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा की खुदाई में निम्न में से कौन से अवशेष वहां पे नहीं मिले हैं? तो यहाँ पे क्या नहीं मिले हैं? एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थल है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें मिली है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, और चौथा है लोथल। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपको इसमें दिए हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। सिंधु सभ्यता में विनिमय का तरीका था वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय के लिए यहाँ पे उपयोग में लाई जाती थी मोहरे। यानी वस्तु विनिमय के लिए क्या उपयोग में लाई जाती थी? यहाँ पे मोहरे उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है ना, तो मतलब समझ गए ना, मोहरे यानी कोई भी वस्तु है जिसका विनिमय करना है तो उसके ऊपर मुहर लगाई जाती थी, ठप्पा लगाया जाता था, जिससे क्लियर हो जाता था कि इस वस्तु के बदले कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये मोहरे हैं, ये सेलखेड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेलखेड़ी की। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि मिट्टी की मोहरे भी पाई गई। अब कुछ मोहरें ऐसी होती थी जिन पर लेख लिखे गए थे, उन्हें कहा जाता है अभिलेख युक्त मोहरे। ये क्या कहते हैं? अभिलेख युक्त मोहरे कहा जाता है। यानी जिन पर लेख लिखे जाते थे उन मोहरों को क्या कहा जाता है? अभिलेख युक्त मोहरे। कुछ मोहरें ऐसी थी जिन पे लेख नहीं लिखे गए थे, वो तो बिना अभिलेख। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है? तो याद रखना है कि सर्वाधिक जो अभिलेख वाली मोहरें हैं ये प्राप्त हुई है कहाँ से? से। तो वैसे तो सर्वाधिक जो मोहरें हैं ना वो आपको मिलेंगी मोहनजोदड़ो में। लेकिन पूछा जाए आपसे भी सर्वाधिक अभिलेख वाली कहाँ मिली है, तो सर्वाधिक अभिलेख वाली जो मोहरें हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? हड़प्पा में मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा क्वेश्चन है कि वह कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें मिली है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? हड़प्पा आएगा, सी। ठीक है ना,
यानी सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ पे पाई गई है? हड़प्पा में। ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो विनिमय का तरीका था वो क्या था? वस्तु विनिमय था, और वस्तु विनिमय के लिए मोहरें प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि ये जो मोहरें थी ये सेलखेड़ी धातु से बनी होती थी। कई जो मोहरें हैं वो मिलेंगी मिट्टी की बनी हुई मोहरें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुछ मोहरें ऐसी होती थी जिन पर लेख लिखे जाते थे, वो मोहरें होती थी अभिलेख युक्त मोहरें। लेकिन कई जो ऐसी भी मोहरें थी जिन पे लेख नहीं लिखे जाते थे। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ पर पाई गई है, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। लेकिन ये पूछा जाए भी सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ मिली है, तो ये हड़प्पा में। यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से खुदाई से यह जानकारी मिलती है कि बाद के चरण में वहां के सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया गया था? तनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सूतका गेडोर। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पे क्या है कि जो सूतका गेडोर है ना, तनहुदड़ो ये पाकिस्तान, यहाँ पे प्राचीर मिली है। वैसे तो मोहनजोदड़ो में प्राचीर मिली है। दरअसल क्या है कि ये जो प्राचीर थी ना, ये सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। कहते हैं कि यहाँ पे युद्ध तो नहीं लड़ते थे लोग, लेकिन कहते हैं लुटेरे बहुत आते थे, और इनके लिए ही किसका निर्माण किया जाता था? प्राचीर का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण करते थे? प्राचीर का। लेकिन जो सूतका गेडोर है वह ऐसा स्थल था पे जो प्राचीर थी ये पत्थर की पाई गई थी। प्राचीर किसकी मिली थी यहाँ पे? पत्थर की। तो पत्थर की प्राचीर मिलने का मतलब ये है कि इसे है ना सुरक्षा प्रबंध में और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। यानी सूत का गेडोर है ना, इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। तो इसीलिए जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? सूत का गेडोर आएगा। ठीक है ना? यानी सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से खुदाई से यह जानकारी मिलती है कि बाद के चरण में वहां के सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया गया? तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? डी, सूत का गेटोर। समझ गए ना बात की? जैसे सिंधु सभ्यता में क्या था कि सुरक्षा के लिए प्राचीर का निर्माण किया जाता था, मतलब प्राचीरें बनी होती थी सुरक्षा के लिए। इसलिए होती थी क्योंकि लुटेरे वहां पे आते रहते थे। ठीक है ना? तो लेकिन सूतका गेटोर की जो प्राचीर है वो पत्थर की मिली थी। इसका मतलब फिक्स है कि वहां पर सुरक्षा प्रबंधों को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, सूतका गेटोर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में प्राप्त मूर्ति के संबंध में से निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की बनी है, इसकी दूसरी काले पत्थर की मूर्ति है, दोनों मूर्तियां सिर रहित है। ठीक है ना? पहला ऑप्शन क्या है? पांचवा जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका ये है कि जो हड़प्पा है यहाँ पर पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की है, और इसकी दूसरी जो है वो काले पत्थर की है। दोनों जो मूर्तियां हैं वो सिर रहित है। बी ऑप्शन है इसका कि जो द्वितीय मूर्ति है वो नर्तक की है और यह स्लेटी पत्थर की बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रथम मूर्ति सीधे खड़े पुरुष की है जिससे कुछ विज्ञान जैन मूर्ति मानते हैं। और डी, ये सभी कथन सत्य हैं। तो सारे कथन ही सत्य हैं। यानी यहाँ पर मूर्तियां काफी संख्या में मिली है। कहाँ पे? हड़प्पा में। ठीक है ना? तो वैसे भी याद रखना है कि जो मूर्ति कला है, मतलब मूर्ति कला, उसका विकास सिंधु सभ्यता में ही हुआ था। तो सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा नामक स्थल है ना, यहाँ पर काफी मूर्तियां पाएगी। तो ये सारी की सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी। यानी ये पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की, दूसरी काले पत्थर की, दोनों मूर्तियां सिर रहित है। ठीक है ना? जो सिर रहित मूर्तियां होती है उन्हें कहते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा था एक ही बात है वो, नरकबंध परस्तर। यानी ऐसी पत्थर की मूर्तियां हैं जिनके सिर नहीं है।
द्वितीय मूर्ति नर्तकीय सिलेटी पत्थर की बनी हुई है, इसे नटराज की मूर्ति कहते हैं। प्रथम मूर्ति सीधे खड़े हुए पुरुष की है, जिसे कुछ विज्ञान जैन मूर्ति मानते हैं। ठीक है, तो सभी कथन सत्य हैं, तो ये आएगा डी आएगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला, मोहनजोदड़ो से असंबद्ध कथन चुनना है। देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से असंबद्ध कथन चुनिए। ठीक है ना? तो इसमें जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा गया है कि सामूहिक नरसंहार और पुजारी का सिर मिला है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। दूसरा इसका जो ऑप्शन है कि यहाँ से मकान का मुख्य दरवाजा सड़क पर खुलने का साक्ष्य मिला है। तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा मिट्टी के बर्तन पर जालीदार अलंकार हुआ है। और अगला है सेलखेड़ी की बाट और पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन मोहनजोदड़ो की, देखते हैं भी सारी चीजें हैं या नहीं। तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में है। और ये विकसित हुआ था सिंध नदी के किनारे। यानी मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था? सिंध नदी के किनारे। ठीक है ना? तो ये जो स्थल है इसकी खोज व उत्खनन किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है। तो यहाँ पर सामूहिक नरसंहार संहार मिला है। दरअसल क्या है कि यहाँ पर बिखरे हुए कंकाल मिले, बिखरे हुए कंकाल मिले थे। और बिखरे हुए जो कंकाल है ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर किसी न किसी अचानक ही सभ्यता का अंत हुआ था। तो इसीलिए इसका जो टीला है ना, ये इसे कहा गया था मुर्दों का टीला। यानी इसके टीले को क्या कहा गया था? मुर्दों का टीला। याद रखना है कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी क्या होता है? मुर्दों का टीला। ठीक है, तो पहला जो ए ऑप्शन है सामूहिक नरसंहार ये मिला है, सही है ये। फिर है और पुजारी का सिर। जैसे कि हड़प्पा में मूर्तियां ऐसी मिली थी ना जिनके सिर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसी मूर्ति मिली है जिसके केवल कौन सा भाग मिला है? सिर वाला भाग मिला है। ठीक है ना? यानी पुजारी की मूर्ति पाई गई है, तो ये भी सही है। उसके बाद में जो सी ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य था, मिट्टी के बर्तन पर जालीदार अलंकार हुआ है। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर क्या है कि सूती वस्त्र मिला है, सूती कपड़ा। यहीं पे मिलेगा आपको सूती कपड़ा। कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। तो ये सूती कपड़ा ये कौन सी फसल का संकेत देता है? कपास की फसल का। याद रखना है कि जो कपास की फसल है उसका उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। यानी कपास की फसल है वो सिंधु वासियों की देन मानी जाती है। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने ही इसका उत्पादन प्रारंभ किया था। तो कपास की फसल कौन सी सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। और इसीलिए जो ग्रीक लोग हैं यानी यूनानी लोग हैं वो कपास को सिंडन कहकर पुकारते हैं, यानी सिंध से उत्पन्न। तो ये सी भी सही है। मिट्टी के बर्तन पर जालीदार अलंकार भी हो, ये भी सही है। इसके बाद में यहाँ पर सेलखेड़ी की बाट यानी जो मोहरें हैं वो सेलखेड़ी की मिली है, ये भी सही है। और एक मोहर पर पशुपति शिव का चित्र भी मिला है, ये भी सही है। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की एक विशेषता थी कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते थे। इसका कारण होता था सफाई व्यवस्था।
सामने की ओर नहीं मिला है, तो ये इसमें गलत है। यानी छठा जो क्वेश्चन है उसमें सामूहिक नरसंहार और पुजारी का सिर यहाँ पे मिला है, ये तो सही है। यहाँ से मकान का मुख्य दरवाजा सड़क पर खुलने का साक्ष्य मिला है, ये गलत है, मतलब ये चीज यहाँ पे नहीं मिली है। इसलिए जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बल्कि यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन पर जालीदार अलंकार हुआ है, ये भी सही है। सेलखेड़ी की बाट और पशुपति शिव का भी यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसलिए छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो है, ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में है, और ये जो स्थल है ना ये विकसित हुआ था सिंध नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खोज व उत्खनन किया गया था राखल दास बैनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दरअसल यहाँ पर बिखरे हुए कंकाल मिले थे, और इसीलिए इसके टीले को क्या कहा जाता है, मुर्दों का टीला। वैसे मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ भी क्या होता है, मुर्दों का टीला होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक मूर्ति ऐसी मिली थी जिसके केवल सिर वाला भाग था, जिसे पुजारी की मूर्ति कहा गया है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो बर्तन थे ना उनके साथ सूती कपड़े मिले थे। और सूती कपड़ा है ये कौन सी फसल का संकेत है, कपास की फसल का संकेत है। आपको याद रखना है कि कपास की जो फसल है ये सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है, तो जिसके साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। इसलिए जो ग्रीक भाषा है ना उसमें जो कपास है उसे सिंडन कहा जाता है, यानी ग्रीक भाषा में कपास को क्या कहते हैं, सिंडन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ से पशुपति जो शिव है उसका भी साक्ष्य मिला है, सेलखेड़ी मोरी भी मिली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आएगा। छठे में कि मकान का मुख्य दरवाजा सड़क पर खुलने का साक्ष्य मिलता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, और इसका मुख्य कारण होता था कि ये लोग सफाई व्यवस्था रखते थे। वह कौन सा स्थल है जहां से मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, जिनमें 14 कंकाल एक कमरे में, 6 एक गली में, वे अन्य बिना विधिवत अंतिम संस्कार के मिले थे। ऐसी चीजें मिली थी। ऑप्शन क्या है, सबसे पहले है धोलावीरा, दूसरा है चनहुदड़ो, तीसरा है हड़प्पा, और चौथा है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, तो कहाँ पे मिले हैं, तो याद रखना है कि ऐसे जो साक्ष्य हैं वो आपको धोलावीरा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, धोलावीरा में। ठीक है ना, तो जो सातवां क्वेश्चन है उसका आंसर यही आएगा कि वह कौन सा स्थल जहां से मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, जिनमें 14 कंकाल एक कमरे में, 6 एक गली में, वे अन्य बिना विधिवत अंतिम संस्कार के थे। तो वो जो स्थल था वो कौन सा था, धोलावीरा था। यानी सातवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि अन्नागार से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है पश्चिम से स्थित अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। दूसरा है मार्टिमर व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी। तीसरा है अन्नागार 45.72 इंटू 22.86 मीटर का था। सभी कथन सत्य है। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, अन्नागार। ये जो अन्नागार थे ये दरअसल काफी बड़े होते थे। ठीक है ना, वैसे सबसे बड़ा जो अन्नागार है वो अपने को मिलेगा हड़प्पा में। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, हड़प्पा में। हड़प्पा में जो अन्नागार मिला है ना ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है। क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण है ना वो गोदीबाड़ा है। वो क्या है, गोदीबाड़ा। और ये जो गोदीबाड़ा है ये लोथल में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, लोथल में। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा निर्माण है ये अन्नागार है, और ये जो अन्नागार है ये कहाँ पर पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात चल रही है। वैसे मोहनजोदड़ो है ना वहां पे एक मिला है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार यहाँ पर मिला है
ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। यानी इतना बड़ा जो स्नानागार है वो पूरे सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी नहीं पाया गया है, जितना बड़ा कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। लेकिन जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा निर्माण है ना, ये यहाँ का क्या है, अन्नागार है। और मार्टिमर व्हीलर ने इसे अन्नागार कहा था। पहला जो ऑप्शन है, पश्चिम से स्थित अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ये सही है। दूसरा जो ऑप्शन है, मार्टिमर व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, अन्नागार 45.72 इंटू 22.86 का था, ये भी सही है। इसका मतलब डी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। ठीक है, तो अन्नागार से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें तो सारी चीजें ही इसमें सही है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए जाते थे। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार है वो कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। याद रखना है, हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है। पहला जो सबसे बड़ा निर्माण है सिंधु सभ्यता का, वो गोदीबाड़ा है। और ये जो गोदीबाड़ा है ये कहाँ पर पाया गया है, हड़प्पा में, सॉरी लोथल में पाया गया, सॉरी लोथल में पाया गया है। ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में है ना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार जरूर मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो में पूछा जाए कि यहाँ का सबसे बड़ा निर्माण क्या है, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा निर्माण था वो यहाँ का क्या था, अन्नागार था। इसलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। सभी क्या है, इसमें सत्य है। अब आता है 9वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में, किसमें थी। तो इसमें है ना, आपको याद रखना है, ये जो सीढ़ियां हैं इनकी, ये बनी हुई थी उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में। ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, ए आएगा। 1 और 2 याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था कहाँ पे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। यानी मोहनजोदड़ो में मिला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है ना। इतना बड़ा स्नानागार और कहीं पर भी नहीं पाया गया, जितना बड़ा कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है ना। तो ये जो स्नानागार है इसे कहा गया है धार्मिक स्नानागार। क्या कहा गया इसे, धार्मिक स्नानागार कहा गया है। ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्नानागार और कहीं नहीं मिला। ये जो धार्मिक स्नानागार है इसे जॉन मार्शल ने, किसने, जॉन मार्शल ने, यानी जॉन मार्शल ने इस धार्मिक स्नानागार को कहा है तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। ये तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है किसको, मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। ठीक है ना। तो इसमें तो यही पूछा गया था कि तालाब में सीढ़ियां कहाँ पे लगी थी, उत्तरी पार्श्व। हालांकि मेन सीढ़ियां उत्तरी पार्श्व की ओर थी, लेकिन कुछ सीढ़ियां दक्षिण में भी लगी थी। और इसलिए 9वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो एक ए आएगा, मतलब पहले और दूसरे में। ठीक है ना। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। और इसे क्या कहा गया था, धार्मिक स्नानागार। यानी जब भी धार्मिक कोई सभाएं होती थी तो लोग यहीं पर इकट्ठे होते थे। और ये जो स्नानागार है इसे जॉन मार्शल ने तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। अगला है, निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य नहीं करते। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों के द्वारा हुआ। पहला ऑप्शन क्या है कि जो हड़प्पा वासी थे उनका जो विनाश है वो आर्यों के द्वारा हुआ। दूसरा है, धातु मूर्ति निर्माण में हड़प्पावासी बस्ट बोम तकनीक का प्रयोग करते थे। तीसरा ऑप्शन है, सैंदो संस्कृति और पश्चिम एशिया के मध्य व्यापार में लोथल की अहम भूमिका थी। और चौथा ऑप्शन है, तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में बेरिन द्वीप के निवासी सैंदव और सुमेरी के बीच बिचौलिए का काम करते थे। तो ये सही है। जो बेरिन है ना, दरअसल इन्हें कहा जाता था दिलमून के व्यापारी। ये बिचौलिए काम करते। दिलमुन में क्या है कि बेरिन देश में इधर तो सिंधु से माल था और इधर माल आता था कहाँ से,
मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को सुमेरिया भी कहते हैं ना, तो ये बिचौलिया का काम करते थे, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा सी है, सैंडो संस्कृति और पश्चिम एशिया के मध्य व्यापार में लोथल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना, लोथल है वो एक बड़ा बंदरगाह था और इसकी जो भूमिका है ये काफी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो ये है कि धातु मूर्ति निर्माण में हड़प्पावासी बस्ट बॉम्ब तकनीक का प्रयोग करते थे। सही है, जो मूर्तियां थी ना जैसे बस्ट बॉम्ब तकनीक होती है उसी प्रकार से बनती थी। ए ऑप्शन है, इनका विनाश आर्यों से हुआ, तो ये सही नहीं है, मतलब इसके साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि ये जरूर है कि विलर ने जरूर कहा था, यानी मार्टिमर विलर और गार्डन चाइल्ड ऐसे कह सकते हैं पुरातत्वविद थे जिन्होंने कहा था कि इनका विनाश है ना वो आर्यों से हुआ। बल्कि व्हीलर ने तो इनके दमन का जो कारण है वो किसको बताया था, इंद्र को बताया था। यानी किसको बताया था, इंद्र को बताया गया था। हड़प्पा के विनाश का कारण किसके द्वारा बताया गया था, व्हीलर के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर आंसर आएगा 10वें का वो कौन सा आएगा, ए आएगा। मतलब ये समर्थन के जो पुरातत्व के जो साक्ष्य ना ये नहीं मिले हैं, तो 10वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है, हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों के द्वारा हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल के संबंध में यह अनुमान किया जाता है कि पाषाणयुगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ था। ठीक है ना, कौन कौन से, खरबी, कोटदीजी और कुनासी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ए खरबी, दूसरा सूतका गेडोर्स, तीसरा सी कोटदीजी और चौथा डी। ठीक है, तो याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है ना वहां पर एक जगह थी कोटदीजी, और ये जो कोटदीजी है ना दरअसल ये वैसे सिंध क्षेत्र में ही पड़ता था। कौन क्षेत्र में था, ये सिंध क्षेत्र में था। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल सही जी दिख रहा है ये, तो कोटदीजी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि ये सभ्यता है ना कोटदीजी, समझ में आ रहा है ना आपके। जो कोटदीजी है ना ये दरअसल पाषाणयुगीन सभ्यता का स्थल था। वैसे पाषाणयुगीन का अंत हुआ तो बाद में यहाँ पर सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। फिर निम्नलिखित में से किस स्थल के संबंध में यह अनुमान किया जाता है कि पाषाणयुगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ, तो वो कौन सा है, कोटदीजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताम्र मूर्तियों के निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति के काल से संबंध किया जाता है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ताम्र मूर्तियां, नामगांव नहीं हुई है, धोलावीरा नहीं हुई है, ब्रह्मगिरी नहीं हुई है, दामाबाद यहाँ से हुई है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। यानी जो दैमाबाद है ना, दैमाबाद जो कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये था कौन सी नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे था। और इस स्थान से दरअसल क्या है कि तांबे की मूर्तियां पाई गई है। किसकी मूर्तियां हैं, तांबे की मूर्तियां। ठीक है ना, तो इसलिए 12वें जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, डी आएगा, दैमाबाद आएगा। ठीक है ना, यानी ताम्र मूर्तियों के निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति के काल से संबंध किया जाता है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो किस स्थान से प्राप्त हुई थी, ये दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु की प्राप्ति लोथल से नहीं होती। पहला है दवात और गोमेद के मन के। पहला ऑप्शन क्या है, दवात और गोमेद के मन के। दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, लोथल से चावल के साक्ष्य और फारस की मोहरें। तीसरा ऑप्शन है पेड़ के नीचे लोमड़ी पंचतंत्र की कथा की याद दिलाती है। और चौथा है बाजरे के दाने और चिड़िया की चोंच में मछली। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो याद रखना है कि बाजरे के दाने और चिड़िया की चोंच में मछली ये तो आपको मिलेगा लोथल से। ठीक है ना, दरअसल बाजरे के दाने पाए गए हैं और यहाँ पर एक चित्र है जिसकी चिड़िया का चित्र है जिसकी चोंच में मछली दबाई गई है, ये सही है। सी ऑप्शन है कि पेड़ के नीचे लोमड़ी पंचतंत्र की कथा की याद दिलाती है। ठीक है ना, तो दरअसल यहाँ पे लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला है, एक
मर्द बांड पे मिला है। किस पे मिला है? एक मर्द बांड पे। और ये सिद्ध करता है कौन सी कहानी की? पंचतंत्र। यानी पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी थी ना, तो उसमें आपने कहानी पढ़ी होगी एक की, जो लोमड़ी और कौवा की कहानी है, ठीक है ना, जो चालाक लोमड़ी वाली कहानी है। तो ये इसका चित्र मिला है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि लोमड़ी और कौवे का जो चित्र है पंचतंत्र की कहानी की याद दिलाने वाला, वो कहाँ मिला है? तो कहाँ पे मिला है? ये लोथल से मिला है। अगला है, लोथल से चावल के साग से और फारस की मोहरें प्राप्त होती है। दरअसल पुरातत्वविद मानते हैं कि जो लोथल है, जहाँ पे चावल के पुराने साक्ष्य मिले थे, मतलब इतने प्राचीन कहीं नहीं मिले जितने कहाँ मिले थे? लोथल में। तो ये तो सही है, फारस की मोहरें भी मिली है, लेकिन ए ऑप्शन इसमें सही नहीं है। यानी यहाँ पे दवात और गोमेद के जो मनके हैं ना, वो नहीं पाए गए हैं। दरअसल ये आपको मिलेंगे चनहुदड़ों में। कहाँ मिलेंगे आपको? चनहुदड़ों में, ठीक है ना। तो इसलिए जो 13वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या आएगा? दवात और गोमेद के मनके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केवल एक सिंधु स्थल पर पुरातत्वविदों को मध्य नगर मिला है। यह नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न था। निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है कोटदीजी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा। और चौथा जो ऑप्शन है वो कौन सा है? धोलावीरा, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पे मिला है? सही उत्तर का चयन करना है भी। केवल एक सिंधु स्थल पर पुरातत्वविदों को मध्य नगर मिला है। यह नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न था। तो ऐसा संकेत आपको मिलेगा धोलावीरा में। कहाँ मिलेगा? धोलावीरा में मिलेगा, ठीक है ना। तो धोलावीरा में ऐसा संकेत मिला है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। दरअसल धोलावीरा है, ये पड़ता है कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? कच्छ, गुजरात में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नगर था वो 3 भागों में बंटा हुआ था। तो मध्य नगर हो गया ना, जैसे मतलब एक तो पश्चिमी भाग था, एक मध्य भाग था, एक पूर्वी भाग था। तो यहाँ पर ये मध्य भाग है ना, ये दरअसल अलग मिला है, मतलब यहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग था। तो ऐसा जो संकेत है वो केवल कहाँ मिलेगा? धोलावीरा में। यानी धोलावीरा है ना, वो एकमात्र स्थल था जहां पर 3 खुदाई की गई थी, मतलब 3 जगह खुदाई की गई थी। तो एक तो नगर दुर्ग, एक निचले दुर्ग और एक मध्य नगर, ठीक है ना, ऐसे मिले थे यहाँ पे। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर? डी। आगे, कालीबंगा का निचला नगर पृथक ईंट की विशाल दीवार से घिरा हुआ है। एक अन्य हड़प्पा स्थल जिसका नगर दुर्ग और निचला नगर ईंट दीवारों से घिरे हैं, वह नगर कौन सा है? तो ये भी क्या है? एक अन्य हड़प्पा स्थल जिसका नगर दुर्ग और निचला नगर ईंट दीवारों से घिरे हैं, तो वह नगर है। तो अभी बताया ना हमने, कौन सा नगर है वह? धोलावीरा। बी ऑप्शन आएगा। तो 15वें का कौन सा आएगा इसमें? बी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नगर के उत्खनन से सर्वप्रथम यह जानकारी मिलती है कि नगर को 2 खंडों में विभाजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है सोतकाको है। याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पर 2 टीलों की खुदाई की गई थी। एक तो होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला, ठीक है ना। तो 2 टीले थे यहाँ पे। जो पश्चिमी टीला है उसके नीचे जो बाग बना था उसे दुर्ग बाग कहा जाता था, और इसके नीचे जो बना है वो नगर बाग कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे प्रशासक वर्ग रहता था, जो उच्च वर्ग था, और इसके नीचे जो श्रमिक और छोटे कर्मचारी वगैरह हैं वो कौन से के नीचे रहते थे? पूर्वी भाग के नीचे रहते थे। तो इस तरह से हर जगह ही थे। मतलब धोलावीरा की बात करें तो वो अलग था, मैंने अभी बताया, बाकी जगह यही कंडीशन थी, ठीक है ना। तो ऐसी ही कंडीशन हर जगह पाई गई थी। लेकिन याद रखना है कि इसका जो पता है वो सबसे पहले कहाँ से लगा? तो इसका पता सबसे पहले कालीबंगा से लगा था। कहाँ से लगा था? कालीबंगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा। कौन सा? कालीबंगा आएगा। यानी हड़प्पाई किस नगर के उत्खनन से सर्वप्रथम यह जानकारी मिलती है कि नगर को 2 खंडों में विभाजित किया गया था? तो 16वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा। कौन सा आएगा? सी, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा, हड़प्पाई नगर, ठीक है ना। तो वो कौन सा आएगा? कालीबंगा, जिसमें अपन को पता चला था
कि यहाँ पे नगर था वो 2 खंडों में विभाजित था। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा स्थल है जहां से एक भी मरण मूर्तिका प्राप्त नहीं हुई है? दरअसल जो सिंधु सभ्यता है उसकी विशेषता थी मरण मूर्तियां, और ये मरण मूर्तियां किसकी मिलती थी? मातर देवी की। ठीक है ना, यानी मातर देवी की मरण मूर्तियां मिलती थी कहां पर? सिंधु सभ्यता में। तो मरण मूर्तियों का मतलब क्या था कि ये मूर्तियां किसकी बनी होती थी? मिट्टी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? मिट्टी की। और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाया जाता था, तो ये मरण मूर्तियां होती थी। ठीक है ना, तो यह ऐसा कौन सा स्थल है जहां से एक भी मरण मूर्ति का प्राप्त नहीं हुई है? तो हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन कालीबंगा में नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो 17वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा कि कालीबंगा में एक भी मरण मूर्ति का प्राप्त नहीं हुई है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? आपके ए आएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज अभी हाल ही में हुई है जो गुजरात राज्य में है? हाल ही में हो रही है। तो प्रभास पाटन, धोलावीरा, मांडा, कुंतासी। हाल ही में खोज चल रही है प्रभास पाटन की। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का आधुनिकतम ज्ञात स्थल नहीं है? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कालीबंगा, हालांकि वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। वर्तमान में कहाँ पे है ये? पहले श्रीगंगानगर में था। मध्य प्रदेश में महेश्वर कायत था। चंडीगढ़, हरियाणा के हिसार जिले में बनवासी। आधुनिकतम नहीं है क्योंकि ये दरअसल तीनों ये नए स्थल माने जाते हैं। तो आधुनिकतम कौन सा नहीं है? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कालीबंगा, ये आधुनिकतम नहीं है। तो इसीलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का आधुनिकतम ज्ञात स्थल नहीं है? 19वां क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 20वां जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से एक स्थान गुजरात में कौन सा नहीं है? 20वां, सूतका गेडोर, देसलपुर, सुरकोटदा, रंगपुर। तो आपको पता ही है कि जो रंगपुर है ये गुजरात में है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। सुरकोटदा भी कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। देसलपुर भी कहाँ है? गुजरात में। ये नहीं है सूतका गेडोर, क्योंकि ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है सूतका गेडोर? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। कौन सा आएगा? ए। यानी निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से एक स्थान गुजरात में नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? सूतका गेडोर नहीं है, क्योंकि सूतका गेडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अगला स्थल यह है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों जो कच्छ प्रदेश में, कच्छ प्रदेश में कौन कौन से हैं? लोथल और सुरकोटदा, अल्दीनो एवं बालाकोट, देसलपुर एवं सुरकोटदा, रंगपुर एवं रोस्ती। तो कच्छ है ना, वो आपको पता है कि गुजरात में है। तो लोथल कच्छ क्षेत्र में नहीं है, सुरकोटदा तो है। ये दोनों ही नहीं है अभी कच्छ क्षेत्र में, ये दोनों कच्छ क्षेत्र में है। यानी देसलपुर और जो सुरकोटदा है ना, ये कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। इसलिए 21वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो कच्छ प्रदेश में वो कौन से हैं? देसलपुर और सुरकोटदा हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? तो ये है मुंडीकाक। इसमें गुमला दे रखा है, ये नहीं है। रहमान नहीं है, और सोलका कोह भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? मुंडीकाक आएगा। याद रखना है कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 2 स्थल। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल हैं। एक तो है मुंडीकाक और दूसरा है कौन सा? सोर्तगोई। ये दोनों ही जो स्थल हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं? अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है ना, मुंडीकाक और कौन सा है? सोर्तगोई है।
ठीक है। ये दोनों स्थल दरअसल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि मध्य एशिया के साथ व्यापार करना था सिंधु सभ्यता को, तो ये दोनों नगर कहते हैं इसीलिए बसाए गए थे। तो ये मतलब माध्यम थे एक प्रकार से, क्योंकि आगे अफगानिस्तान से आगे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करना था, तो ये जो स्थल थे ना ये काफी सही थे। इसलिए मुंडी का इसका सही ऑप्शन होगा कि ये जो स्थल है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला है कि हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। हुलास, धोलावीरा, रोपड़। नहीं थे ये, तो पहला नहीं है, यानी हुलास, धोलावीरा, रोपड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिलमून, मकान, लोथल। ये थे, तीनों ही थे, क्योंकि जो दिलमून है ना दरअसल वो हड़प्पा में तो नहीं था, और मकान भी नहीं था हड़प्पा में। माकन भी कहते हैं मकान को, और माकन को वर्तमान में ओमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमान। और जो दिलमून है ना इसे वर्तमान में कहा जाता है कौन सा देश? बहरीन देश कहते हैं। इसे कौन सा देश कहते हैं? ओमान। ये बिचौलिए का काम करते थे, मतलब इधर एक प्रकार से कहते हैं जो सिंधु सभ्यता है इसका जो व्यापार था जब सुमेरिया से होता था तो ये बीच में पड़ते थे। दोनों स्थल कहाँ पड़ते थे? बीच में। यानी एक तो माकन स्थल था और एक कौन सा स्थल था? दिलमून। ये बीच में स्थित थे दोनों ही, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा, ठीक है ना। दिलमून, मकान और लोथल, क्योंकि आपको पता है कालीबंगा भी नहीं था, बनावली भी नहीं था, लोथल तो था, सी में दो नहीं थे, डी में आलमगीरपुर, चनहुदड़ो, मांडा। मांडा और चनहुदड़ो और आलमगीरपुर ये तीनों ही बंदरगाह नहीं थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा फिर आपके? बी आएगा। कौन सा आएगा? बी। यानी दिलमून, मगान या इसे माकन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, और लोथल ये प्रमुख बंदरगाह माने जाते हैं कौन से काल के? हड़प्पा काल के। अगला क्वेश्चन है सैंडो सभ्यता के अतिरिक्त निम्न में से किस समकालीन नगर में जल निकासी योजना के साक्ष्य मिले हैं? तो क्रीट के कनोसस, बुनान के यूनान है, ये बुनान नहीं है, यूनान के एथेंस, मेसोपोटामिया के उर, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया। तो याद रखना है कि ये मेसोपोटामिया के उर में मिले हैं। यानी जैसे जल निकासी प्रणाली थी ना सिंधु सभ्यता में, क्योंकि नालियां बनी हुई थी सिंधु सभ्यता में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की ऐसी कौन सी विशेषता है जो ये सिद्ध करती है कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये जो विशेषता है ये कौन सिद्ध करती है नगरीय सभ्यता की? तो ये विशेषता सिद्ध करती है जल निकासी प्रणाली। यानी जल निकासी प्रणाली के कारण कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो इसलिए 24वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। यानी मेसोपोटामिया के उर में ऐसी ही व्यवस्था है। निम्न में से किस सैंधव स्थल से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला? दरअसल मैंने बताया कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी थी, इसमें हड़प्पा है ऑप्शन, चनहुदड़ो है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ पर दुर्गबंदी की जाती थी, मतलब दुर्ग बने हुए थे कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। लेकिन एक ऐसा स्थल है जहाँ पे दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो वो जो स्थल है वो चनहुदड़ो था। कौन सा था? चनहुदड़ो। मतलब चनहुदड़ो में दुर्ग का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है, और इसलिए 25वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा, चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई? तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान। याद रखना है कि गुजरात में हुई थी। कहते हैं गुजरात में 200 से अधिक जो स्थल है ना वो पाए जा चुके हैं। 200 से अधिक स्थल कहाँ पर पाए गए हैं? गुजरात में। तो आपसे पूछा जाए भी सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं? तो कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं? गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सोने का ढेर, चांदी की थाली प्राप्त हुई है? ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? सूत का गेडोर है, बोगतरार है, राखी गढ़ी है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दरअसल मैंने बताया था ना कि सूती कपड़ा मिला था, तो जो सूती कपड़ा है ना तो उनके साथ सोने का ढेर भी पाया गया, चांदी की थाली भी मिली थी।
तो ये जो दोनों चीजें हैं वो आपको कहाँ मिलेगी, मोहनजोदड़ो में। यानी 27वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा इसमें, डी आएगा। 27 में क्या आएगा इसमें, डी। निम्न में से किन स्थानों पर दो चौकोर सिंधु मिले जिन पर एक सींग वाला पशु तथा सिंधु लिपि उत्कीर्ण की गई है। तो ये भी मिलेगी आपको कहाँ पे, मेसोपोटामिया के किससे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की क्या पाई गई है, मोहरें पाई गई है। तो इसीलिए तो अपने को पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वो किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया से। यानी ऑप्शन है ए तो मेलुआ से, बी तेलस्मार से, ये सारे ही सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया के स्थल हैं। सी है मेसोपोटामिया के किस, और डी है मेसोपोटामिया के उर। तो 28वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मृत्तिका शिल्प नक्काशी के किए गए लाल पत्थर के मनके और गुर्दे के आकार की हड्डी के जड़ाऊ काम निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होते हैं, मेलुहा, तेल अस्मार, सुमेर, किस। तो याद रखना है सुमेर से प्राप्त होते हैं। यानी सुमेर से ये जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए हैं, कहां पर, हड़प्पा काल के। अगला क्वेश्चन है कि जो सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल निम्न में से किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। दूसरा है हिमालय पर्वत की तराइयों में, ये तो नहीं है। झेलम और यमुना नदी के क्षेत्र में, ये भी नहीं है। सिंधु नदी के क्षेत्र में, ये हो सकता है, या उसकी सहायक नदियों के। तो सिंधु की जो सहायक नदियां थी वो मैंने बताया था कौन कौन सी थी, वैदिक संस्कृति में आपको करा चुका हूं मैं क्वेश्चन में। सतलज नदी थी, व्यास नदी थी, सोहन नदी थी, चिनाब नदी थी, झेलम नदी थी, रावी नदी थी। तो आपको पता है कि सतलज में यदि अपन बात करें तो सतलज में रोपड़ संगोल बड़े स्थल मिले हैं, ठीक है ना। वैसे ही जो रावी नदी है उसके किनारे बड़ा स्थल मिला है, कौन सा, हड़प्पा मिला है, ठीक है। और सिंध नदी के किनारे आपको पता है कि जैसे चन्हुदड़ो मिला है और मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। सिंध नदी के किनारे ये क्षेत्र मिले हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सिद्ध करते हैं, कोटिज जी भी मिला है कि सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में दरअसल काफी ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल थे, ठीक है। तो इसलिए जो 30वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है अपने वो कौन सा आएगा, ए आएगा। कौन सा आएगा, ए। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में सर्वाधिक पुरास्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हुए हैं। तो आपको यदि अनअकैडमी पे कोर्स लेना है, खरीदना है, खरीदिए जरूर, ठीक है ना। क्योंकि आप है ना सरकारी नौकरी के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको ऐसे कह सकते हैं कि एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर हैं, जिससे आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यदि मेरा कोड यूज करेंगे DPS10 तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए और ये कोर्स लीजिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे जो क्लासेस होंगी ना तो उनका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। फिर ये दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को। धन्यवाद, बाय बाय।